हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अब तक हमने आरएनएस थ्योरी पढ़ ली, ब्रॉन्स्टर थ्योरी भी पढ़ ली और लुईस थ्योरी भी पढ़ ली। आज हम बात करने वाले हैं अम्लों के सामान्य गुणों के बारे में और अम्लों और क्षारों के उपयोगों के बारे में। हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो अम्ल हैं हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोगी हैं, कहाँ कहाँ इनके उपयोग होते हैं, कौन से ये गुण रखते हैं। यही देखेंगे हम क्षारों के साथ भी। लवणों के हम कुछ उदाहरण लेंगे, कुछ उपयोग लेंगे उनके। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लेक्चर है वो हमारे आगे भी काम आने वाला है। आगे मतलब हम जब किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर 10वीं की मैथ और साइंस पूछी जाती है, तो हमें इसे ध्यान से पढ़ना है और अपने माइंड में बैठा लेना है। इसके साथ मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जो भी आज का लेक्चर हो उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि ये हमेशा आपके साथ रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो आज हम बात करने वाले हैं अम्लों, क्षारों और लवणों के सामान्य गुणधर्मों और उनके यूजेस पर। तो सबसे पहले बात करते हैं अम्लों के सामान्य गुण पर। तो अम्लों का सबसे सामान्य गुण लिटमस प्रभाव, यानी कि ये लिटमस पर क्या प्रभाव डालते हैं, तो ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। दूसरा देखते हैं तो धातु के साथ जो है अम्ल लवण व H2 गैस देते हैं, यानी जब ये धातु से क्रिया करते हैं तो H2 गैस निकालते हैं। लवण बन और यहाँ जो लवण बनता है, इस लवण के कारण ही क्या होता है कि धातु के बर्तनों में अम्लों को नहीं रखा जाता है। ठीक है, यानी कि अम्ल प्लस धातु लवण बने और H2 गैस निकला। यहाँ जो ये एरो का निशान ऊपर की तरफ है, इसे गैसीय अवस्था को दर्शाने के लिए लिखा जाता है। तीसरा अगर हम इसका गुण देखें तो धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, अर्थात धातु ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति को व्यक्त करते हैं। अब हमें उदासीनीकरण अभिक्रिया तो याद ही होगी, जहां अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण और जल बनाते हैं। यानी कि अब अम्ल के साथ कौन जुड़ा हुआ है? धातु ऑक्साइड, और बन क्या रहा है? लवण और जल ही बन रहे हैं। यानी कि जो धातु ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के हैं, क्योंकि क्षार और अम्ल ही लवण और जल बनाते हैं। यानी इससे क्या पता लगता है कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। चौथा हम देखते हैं कि तो सभी अम्लों के जो जलीय विलयन होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, ये हमें पता ही है। तो अब हम बात करते हैं अम्लों के उपयोग की। सबसे पहले देखते हैं हम H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। दूसरा हम देखते हैं H2SO4, HCl, HNO3, इनको खनिज अम्ल कहा जाता है। तीसरा सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ये सभी क्या होते हैं? कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। चौथा हम देखें तो HCl। HCl क्या होता है? HCl क्या होता है जिसे हम आम भाषा में तेजाब भी कहते हैं। तो इसका उपयोग क्या किया जाता है? सिंक यानी कि बर्तन जहां हम धोते हैं वहां गंदगी रह जाती है, उसको साफ करने में, सैनिटरी को साफ करने में, जो बॉयलर होते हैं उनको अंदर से सही से साफ करने के लिए HCl का उपयोग किया जाता है। पांचवा हम देखें HNO3। HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग गहनों को साफ करने में किया जाता है। जो सोने और चांदी के गहने होते हैं उनको साफ करने के लिए जो जौहरी एक लिक्विड यूज़ करता है, वो लिक्विड यही होता है, HNO3। अब हम देखें HNO3 प्लस 3HCl, इसे क्या कहते हैं? इसे अम्लराज यानी एक्वारेजिया कहते हैं। एक्वारेजिया क्या होता है कि ये किसी भी धातु को गला सकता है, किसी भी धातु को गला सकता है। यहाँ ये ज़रूरी होता है कि जितना भाग हम HNO3 का ले रहे हैं उसका 3 गुना भाग हमें HCl का लेना है। जैसे अगर हम 1 गिलास HNO3 ले रहे हैं तो उतने ही गिलास हमको 3 गिलास हमको HCl के लेने पड़ेंगे। उसके बाद जब हम एक HNO3 का और 3 HCl3 का गिलास मिला देंगे तो जो मिक्सचर बनता है उसे कहते हैं हम अम्लराज। यहाँ हमेशा 3HCl होता है, यानी कि जितना HNO3 है उसका 3 गुना HCl लेना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं क्षारों के सामान्य गुणधर्म की। तो इनका पहला गुणधर्म अगर हम देखें लिटमस प्रभाव, तो लिटमस प्रभाव क्या होगा इनका? क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, यानी कि बेस जो होते हैं रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। दूसरा हम देखें तो क्षार सभी धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं।
परंतु जो NaOH होता है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो जिंक से क्रिया करके H2 गैस दे देता है। वो कैसे देता है कि जब NaOH की अभिक्रिया जिंक के साथ करवाई जाती है तो सोडियम जिंकेट बनता है और H2O गैस और H2 गैस निकलती है। अगला हम देखते हैं तो क्षार जो होते हैं अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण व जल बना देते हैं। यानी कि अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के हो गए? अम्लीय प्रकृति के। ये बिल्कुल उदासीनीकरण अभिक्रिया के जैसा है, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। तो यहाँ क्षार है लेकिन अम्ल यहाँ हमें नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी वहाँ जल और लवण बन रहा है। इसका मतलब है कि अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगला हम देखते हैं तो क्षारों के जो जलीय विलयन होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे अम्लों के होते थे। अब हम क्षारों के उपयोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं NaOH। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम साबुन बनाने में, अपमार्जकों में और वस्त्र उद्योगों में काम में लेते हैं। और भी कहीं इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। दूसरा हम देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है? मिट्टी की अम्लता को दूर करने में काम में लिया जाता है। थर्ड हम देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये क्या होता है कि पेट की अम्लता को दूर करने में काम में लिया जाता है। तो ये पेट की अम्लता को दूर कैसे करता है? तो मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे पेट में अर्थात हमारे आमाशय में जठर रस होता है। जठर रस किसको कहते हैं? HCl को। HCl क्या होता है? एक अम्ल होता है। जब हमारे पेट में अम्ल की मात्रा यानी कि HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, उसे ही कहते हैं अम्लता। उस अम्लता को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी जो हम इनो लेते हैं वो इनो जो होता है उसमें क्षार ही होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम जानते हैं कि जब क्षार और अम्ल आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? लवण और जल। इसलिए जब हमारे पेट में एसिडिटी होती है यानी कि अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे पेट की अम्लता दूर हो जाती है। तो ये थे क्षारों के उपयोग। अब हम बात करते हैं लवण के उपयोगों पर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे संगमरमर भी कहते हैं। अब हम जानते हैं संगमरमर क्या होता है। हम घरों में फर्श बनवाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, सीमेंट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। इसको याद रखना ज़रूरी है, ये पूछा भी जाता है। अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक तथा विस्फोटक बनाने में। अगला हम देखते हैं K2SO4 AlSO3 की थ्राइस 24H2O, इसे कहते हैं फिटकरी। फिटकरी क्या होता है? जल के शोधन में काम करता है, यानी कि जल को साफ करने के लिए हम फिटकरी का उपयोग करते हैं। तो ये कुछ बेसिक लवण थे जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। तो गाइस ये थे अम्लों, क्षारों और लवणों के गुणधर्म और उनके कुछ उपयोग। अब हम बात करते हैं, जैसे हम तापमान को मापने के लिए एक थर्मामीटर स्केल रखते हैं, वैसे ही अम्लों और क्षारों की प्रबलता को मापने के लिए भी एक स्केल होता है। उस स्केल को हम pH स्केल कहते हैं। pH स्केल क्या होता है कि ये अम्ल और क्षारों की प्रबलता को बताता है कि कौन कितना प्रबल अम्ल है, कौन कितना दुर्बल अम्ल है, कौन कितना प्रबल क्षार है, कौन कितना दुर्बल क्षार है। अब हम देखते हैं pH स्केल। pH स्केल में इस P को छोटा लिखा जाता है, H को बड़ा लिखा जाता है, सबसे पहली बात। ठीक है, pH स्केल। इस स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। उन्होंने ही बताया कि किस प्रकार से हम pH स्केल के द्वारा अम्लों की और क्षारों की प्रबलता और उनकी दुर्बलता को माप सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो P होता है, ये P जो है इसको कहते हैं पुसांस। पुसांस क्या होता है? एक जर्मन शब्द होता है, एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। पुसांस का मतलब शक्ति, यानी कि जो शक्ति मापेगा। H क्या होता है? H यहां पर हाइड्रोजन, H यहां हाइड्रोजन के लिए प्रयोग किया गया है, हाइड्रोजन आयन। यानी हम देखें तो pH स्केल क्या होगा? जो हाइड्रोजन आयन की शक्ति को बताए, यानी कि उनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताए।
ये पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसे मापता है, इसके लिए सोरेनसन ने एक प्रयोग किया था। प्रयोग के बाद अपने रिजल्ट निकाले, उस रिजल्ट से एक सूत्र दिया। वो सूत्र क्या है वो हम देखने वाले हैं। उस सूत्र के हिसाब से हम किसी भी यौगिक की पीएच का मान ज्ञात कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। ठीक है, तो वो सूत्र क्या था, pH इज इक्वल टू माइनस log 10 इंटू H प्लस। ये वो सूत्र था। भाषा के रूप में हम इसे लिखते हैं कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणक को हम पीएच कहते हैं। यानी ये जो हाइड्रोजन आयन है H प्लस हाइड्रोजन आयन, और सांद्रता को हमेशा इस बड़े ब्रैकेट में दर्शाते हैं। जब भी सांद्रता को दर्शाया जाता है तो इसको बड़ा ब्रैकेट लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक, ये माइनस जो है ऋणात्मक होता है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणक को पीएच कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। पीएच स्केल से हम जो H प्लस की सांद्रता का मान निकालते हैं, उस सांद्रता के हिसाब से हम कैसे बताते हैं कि ये प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है, या प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है, तो वो देखते हैं। तो पीएच अगर 7 से कम है, यानी कि पीएच का मान अगर 7 से कम है, तो विलयन कौन सा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। पीएच का मान अगर 7 से ज़्यादा है तो विलयन कौन सी प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का होगा। और पीएच अगर 7 के बराबर है तो वो उदासीन विलयन होगा। यानी हम इसको देखना चाहें तो कुछ ऐसे देख सकते हैं कि ये एक स्केल है पीएच का। ठीक है, यहाँ है 7, यहाँ है 0, यहाँ है 14। यहाँ से बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक है, अब अगर हम इस साइड जाते हैं, इस साइड मतलब अगर 7 से कम है, 7 से कम 6 5 4 3 2 1, अगर 7 से कम है पीएच का मान तो विलयन अम्लीय होता जाता है। तो यहाँ क्या होगा, कम अम्लीय होगा, यहाँ थोड़ा ज़्यादा अम्लीय होगा, यहाँ उससे भी ज़्यादा होगा, यहाँ और ज़्यादा होगा, और यहाँ सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे पीएच का मान 7 से कम होता जाता है, अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। ठीक है, इस साइड अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, और जैसे जैसे 7 से पीएच का मान जो है ज़्यादा होता जाता है, 7 से ज़्यादा 8 9 10 11 12 13। ठीक है, जैसे जैसे 7 से ज़्यादा होता जाता है पीएच का मान, वैसे वैसे विलयनों की क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है। क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है। कैसे, 8 पे कम क्षारीय होगा, 9 पे थोड़ा ज़्यादा क्षारीय होगा, 10 पे थोड़ा और ज़्यादा क्षारीय होगा, 11 पे उससे भी क्षारीय होगा, और आगे जाते हैं 12 13 14, तो 14 पे जाकर सबसे ज़्यादा क्षारीय हो जाता है। ठीक है, उन्हें कहते हैं, तो जो यहाँ आते हैं 14 पे आता है वो प्रबल क्षार कहलाते हैं। तो जिनके पीएच के मान 12 13 14 या इनके आसपास आते हैं तो वो क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। और जिनके मान 1 2 3 इनके बीच में आते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। और जिनके मान 7 6 6 5 4 इनके बीच में आते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं। और जिनके मान 7 8 9 10 इनके बीच में आते हैं वो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। और हाँ, उदासीन जिनका 7 है, जिनका पीएच का मान 7 है वो उदासीन होते हैं। ठीक, तो ये बात थी पीएच स्केल में किस प्रकार से हम अम्लों और क्षारों की प्रबलता मापते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो सबसे पहला महत्व तो मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बता दिया था। वो क्या था कि जब हमारे पेट में अम्लता बढ़ जाती है, यानी हमें जब एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, इनो लेते हैं। इनो में तो इनो क्या होता है, इनो में एंटासिड्स होते हैं। एंटासिड्स यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक क्षार होता है। और हमारे पेट में जो अम्लता होती है वो किसकी वजह से होती है, जठर रस की वजह से। जठर रस किसे कहते हैं, HCl को कहते हैं। यानी कि जब हमारे पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो हम MgOH2 का, यानी कि मिल्क ऑफ
मैग्नीशिया यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। जब ये क्षार अम्ल से क्रिया करता है, अम्ल कौन सा? हमारे पेट का जठर रस, इससे क्रिया करता है तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। इसलिए हमारे पेट की अम्लता दूर हो जाती है जब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं एसिडिटी में। ठीक है, ये तो इसका पहला उपयोग था। दूसरा हम देखें, हमें रोज बोला जाता है कि हमें कॉलगेट करना चाहिए, दंत मंजन का इस्तेमाल करना चाहिए। वो ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो मुंह है उसकी पीएच जो होती है वो 6.5 होती है, लगभग उदासीन ही होता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में कुछ खाना रह जाता है, हमारे दांतों में अटक जाता है। उस स्थिति में क्या होता है, हमारे मुंह में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बैक्टीरिया हमारे मुंह में जो फंसा हुआ खाना होता है उसके साथ क्रिया करता है और दांतों की अम्लता को कम कर देता है। यानी कि जो पीएच अब 6.5 थी वो कम हो जाती है 5-4, यानी कि नीचे आती जाती है। इससे क्या होता है, हमारा जो दांत होता है उसका इनेमल इनेमल सबसे ज़्यादा कठोर भाग होता है हमारे पूरे शरीर में। ठीक है, वो जो है अम्ल की वजह से गलने लग जाता है। उस पीएच के मान की कमी के कारण ही हमारे दांतों में झंझनाहट होती है, हमें दर्द होता है, हमारे दांतों से खून निकलने लगता है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए, कॉलगेट का उपयोग करना चाहिए, जिससे मुंह में जो फंसे बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे मुंह की जो पीएच है उसको कम नहीं कर पाए और हमारे दांत स्वस्थ रहे। अगला पीएच का अगर हम महत्व देखें तो जब भी हमें कभी चींटी या फिर मधुमक्खी खा जाती है तो उस स्थान पर क्या होता है, लाल लाल हो जाता है और हमें जलन मचने लगती है। तो हम क्या करते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है और जो चींटी मधुमक्खी होते हैं उनके डंक में क्या होता है, अम्ल होता है। जब वो अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के संपर्क में आते हैं, यानी कि उन दोनों की अभिक्रिया होती है, तो जो अम्ल था वो उदासीन हो जाता है क्षार के कारण और हमें जलन होना बंद हो जाती है। अगला हम इसका उपयोग देखें तो मिट्टी होती है, उसकी भी कुछ अम्लता होती है। उस अम्लता को जांच करके हम उसके लिए सही परिस्थितियों का चयन कर सकते हैं। यानी कि मिट्टी की अम्लता मापकर हम उसे किस तरह से और उपजाऊ बना सकते हैं, उसके लिए किस किस तरह के उर्वरक चाहिए वो हम पता लगा सकते हैं। यानी कि कृषि के क्षेत्र में भी जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहा जाता है कि बरसात का पानी शुद्ध होता है, लेकिन जो शुरुआती बरसात होती है उसमें हमें कहा जाता है कि बाहर नहीं, शुरुआती बरसात से हमें दूर रहना चाहिए, हमें इनमें नहीं नहाना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वो शुरुआती बरसात होती है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब अम्लीय वर्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें अम्ल होते हैं, कुछ ऐसा ही। हाँ, कुछ ऐसा ही। वो ऐसे कि जो वाहनों के जो धुएं निकलते हैं, वाहनों के धुओं में क्या होता है, CO2 SO2 ऐसी गैसें होती है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि CO2 SO2 क्या होते हैं, अप्रोटिक अम्ल होते हैं, यानी कि जिनमें प्रोटॉन नहीं होता है, H+ नहीं होता है। वो गैसें क्या होती है, वायुमंडल में जाती है, वायुमंडल में जाकर ये जो वायुमंडल में उपस्थित बादलों के पानी है उसमें मिल जाती है और बादलों का पानी एकदम उदासीन होता है, यानी कि उसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है। लेकिन जब ये गैसें उसमें मिल जाती है तो उस स्थिति में बारिश के पानी का पीएच जो होता है 7 से कम होकर नीचे आ जाता है 5-6, उसे कहते हैं अपन अम्लीय वर्षा। ये अम्ल वर्षा हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। क्यों? क्योंकि जब ये अम्लीय वर्षा संगमरमर जैसे पत्थरों पर पड़ती है तो ये क्या होता है, तो ये क्या अम्ल क्या होते हैं, संगमरमर के पत्थरों को गलाते हैं। इसका पानी समुद्रों में, नदियों में, नालों में, इनमें गिरता है तो उनमें जो जीव होते हैं वो जीव जब इसके संपर्क में आते हैं तो उनके लिए भी हानिकारक हो जाता है। मिट्टी की अम्लता ज़्यादा बढ़ जाती है जब अम्ल वर्षा होती है, तो उस स्थिति में मिट्टी की उर्वरता भी खत्म हो जाती है, यानी कि मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं रह जाती है। तो इसका मतलब यह है कि पीएच जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और हमें चाहिए जहाँ जितनी पीएच का मान होना चाहिए वहाँ उतना ही पीएच रहे, ना तो ज़्यादा बढ़े ना ज़्यादा कम हो। इससे क्या होगा, इससे हमारा पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ सकता है और हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके, अधिक से अधिक बच्चों तक इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।